कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे सजा के लिए तैयार किया जा रहा था। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने एक औरत के सर पर जूता फेंककर मार दिया था। एक गार्ड उस आदमी के कपड़े फाड़कर उसके हाथ पर एक खास तरह की क्रीम लगाता है ताकि उसका हाथ बाहर की ठंड से लोहे में चिपके नहीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसे इतनी खौफनाक सजा मिलने वाली है। इसके बाद उन्होंने उसके गले में एक घड़ी को लटका दिया जिसमें 7 मिनट का टाइमर लगा हुआ था, क्योंकि उसे अगले 7 मिनट तक लगातार टॉर्चर किया जाना था। इसके बाद उसकी बाह पर एक मजबूत स्टील रिंग को कसकर बांध दिया जाता है। उसका हाथ उस खिड़की से बाहर जाते ही उसे इतना भयानक दर्द होता है कि उसकी दर्दनाक चीख पूरे कंपार्टमेंट में गूंज उठती है। लेकिन सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर उसकी चीखें खत्म हो गईं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -200 डिग्री होता है, जिस वजह से उसकी नसें सुन्न पड़ गई और दर्द का सिग्नल उसके ब्रेन तक पहुंचना बंद हो गया। 7 मिनट बाद जब उस आदमी के हाथ को बाहर निकाला गया तो उसका हाथ बर्फ की वजह से जमकर सख्त हो चुका था। एक गार्ड ने जब चम्मच से उसका हाथ चेक किया तो वो पूरी तरह लोहे का बन चुका था। तभी अचानक एक गार्ड ने अपना भारी भरकम लोहे का हथौड़ा उठाया और उसके हाथ पर इतनी जोर से मारा कि उसके हाथ के टुकड़े हो गए। वो लोगों को ऐसे ही सजा दिया करते थे, क्योंकि इससे ट्रेन की फर्श गरीब लोगों के खून से गंदी नहीं होती थी और उसे साफ करने का कोई एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं आता था। गर्माहट मिलते ही जैसे ही उस आदमी की नसों में खून का दौरा बढ़ा, वो आदमी वहीं दर्द में तड़पने लगा, जो देखकर ट्रेन के अंदर बैठे गरीब लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो ये सब खामोशी से देखते रहते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वो दौर था जब पूरी दुनिया बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफन हो चुकी थी। इंसानियत का लगभग 99% हिस्सा सर्दी की वजह से खत्म हो चुका था, और जो कुछ लोग इस तबाही से बच गए उन्होंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक ऐसी ट्रेन में पनाह ले ली जो पिछले 17 सालों से बिना रुके इस जमी हुई दुनिया के चक्कर लगा रही थी। अगर ये ट्रेन गलती से भी रुक गई तो इसका इंजन बर्फ की वजह से जम जाएगा और ट्रेन के अंदर मौजूद सब लोग मारे जाएंगे। हम देखते हैं कि ये ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं थी। इस ट्रेन के अंदर पूरी दुनिया बसी हुई है और हर कोच को अलग अलग तरह के कामों के लिए डिजाइन किया गया था। ट्रेन के सबसे पिछले हिस्से को टेल सेक्शन कहा जाता था, जहां पूरे 2000 गरीब और बदकिस्मत लोग रहा करते थे। इन सब लोगों की जिंदगी किसी जेल से कम नहीं थी। यहाँ ना साफ सफाई होती थी और ना ही ठीक से खाना दिया जाता था। इन बेचारे लोगों को जिंदा रहने के लिए बस एक काले रंग की प्रोटीन बार दी जाती थी, जिसे खाकर वो अपना दिन गुजारते थे। उन्होंने पिछले 17 सालों से इसके अलावा और कुछ नहीं खाया था। हालात इतने बुरे थे कि कभी कभी वो एक दूसरे को मारकर खा लिया करते थे। उससे अगले वाले कोच में सब मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी टेल सेक्शन के गरीब लोगों से काफी हद तक बेहतर थी, क्योंकि इन्हें यहाँ खाने के लिए साफ खाना मिलता था और पीने के लिए साफ पानी मिलता था। इसके बाद आता है फर्स्ट क्लास सेल, जहां अमीर और वीआईपी लोग रहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने काफी तगड़ी रकम देकर टिकट खरीदा था, इसलिए इस सेल के सब लोगों को लग्जरी रहन सहन और वीआईपी खाना दिया जाता, और इन सब लोगों का ट्रेन के सिस्टम पर पूरा कंट्रोल था। शुरू में हर पैसेंजर के लिए नियम बराबर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे खाने की कमी होने लगी, अमीर लोगों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अगले दिन कुछ गार्ड्स टेल सेक्शन में आते हैं। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो वायलिन बजाने में माहिर हो। ये सुनते ही एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा वो और उसकी बीवी दोनों वायलिन बजाना जानते हैं, पर गार्ड्स को सिर्फ एक ही आदमी चाहिए था, इसलिए वो उसे साथ चलने को कहते हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ ही जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को छोड़कर जाने से सीधा मना कर दिया। ये सुनते ही एक गार्ड गुस्से में उसकी बीवी पर हमला कर उसका हाथ तोड़ देता है और वो बूढ़े को जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। ये मंजर देखकर वहां खड़े सब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वो बेचारे उन गार्ड्स के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। इसी दौरान हम क्रिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त जिमी के साथ मिलकर टेल सेक्शन में कुछ काम कर रहा था। तभी एक औरत नैन्सी ने उसे इशारा करके बताया कि वो चीज उसके बेटे के पास है। क्रिस ने किसी तरह उस बच्चे से वो काली बार ले ली। ये वही बार है जो इस कोच के अंदर मौजूद सब लोगों को खाने के लिए दी जाती है। दरअसल वो लोग इस प्रोटीन बार के अंदर छुपे हुए एक सीक्रेट मैसेज को ढूंढ रहे थे। कर्टिस ने तुरंत उस बार को बीच से काटा और बार के अंदर छुपा हुआ एक छोटा सा कैप्सूल बाहर निकाला, जिसके अंदर एक रेड लेटर मौजूद था। रेड लेटर के अंदर एक मैसेज होता है जो उसे समझ नहीं आता, जिसके बाद क्रिस ने उस मैसेज को सीधा विलियम को दे दिया, क्योंकि विलियम टेल सेक्शन का सबसे पुराना और समझदार इंसान था। इस बार जो मैसेज आया था उसमें सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था। विलियम उन्हें बताता है कि स्टीफन चाओ एक कोरियन आदमी है जिसने खुद इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजाइन किए थे। यही आदमी उनकी किस्मत बदलने वाला था, पर उसकी बदकिस्मती ये थी कि यहाँ की पुलिस ने चाओ की पिछली बगावत के चलते उसे ट्रेन के प्रिजन सेक्शन में कैद कर रखा था।
टेल सेक्शन के लोग इतनी बुरी हालत में जी रहे थे कि उनके लिए ये आदमी ही उनके जीने की आखिरी उम्मीद था। उसकी मदद से वो ट्रेन के इंजन तक पहुंच सकते थे, और अगर इंजन उनके कंट्रोल में आ गया तो सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि वो सब इस ट्रेन के हर डब्बे को अपने काबू में करके सीधे फर्स्ट कोच के अंदर जा सकते थे। क्रिस विलियम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, क्योंकि अगर उन्हें आज़ादी चाहिए तो हमें किसी भी तरह करके नामगोंग को जेल से बाहर निकालना होगा। उसी रात सेल के अंदर एक औरत आती है और इस बार उनकी डिमांड और भी ज्यादा खौफनाक थी। उन्हें एक बच्चा चाहिए था। उस औरत ने आते ही सब बच्चों की हाइट मापना शुरू कर दी। ये देखते ही नैन्सी अपने बेटे को अपने पीछे छुपा लेती है। वो औरत बच्चों को नाप ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसने जब कपड़ा हटाया तो उसे वहां एक बच्चा मिला, जिसके बाद सारे गार्ड जबरदस्ती उस बच्चे को खींचकर वहां से ले जाते हैं। जैसे ही लूकस ने उसे जाते हुए देखा, वो गार्ड्स पर हमला कर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, पर इस दौरान उसने गलती से उस औरत के सर पर अपना जूता दे मारा। उस वक्त तो वो औरत बिना कुछ कहे उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है, पर कुछ देर बाद सब गार्ड्स वापस आते हैं और जबरदस्ती लूकस को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अब उसकी सजा का समय आ चुका था। ये वही सजा थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। जैसे ही लुकस का हाथ ट्रेन के बाहर निकाला गया, ठीक 2 मिनट के अंदर ही अंदर कड़कती हुई ठंड ने उसका हाथ लोहे की तरह जमा दिया। गार्ड्स ने बिना कोई रहम दिखाए एक हथौड़ा उठाया और उसके हाथ पर दे मारा, जिससे उसका हाथ कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर जाता है। उनके लिए ये सिर्फ एक सजा नहीं थी बल्कि एक वार्निंग थी। तभी वहां एक औरत टिल्डा आती है जो इस ट्रेन की मैनेजर थी। उसने अपने हाथ में वही जूता पकड़ा हुआ था जो लूकस ने उस औरत को मारा था। उसने आते ही सबसे कहा, इंसान की पहचान उसके जूते से होती है और जूता पैरों में ही जचता है, सर पर नहीं। अपनी औकात हमेशा याद रखना, और आज के बाद जिसने भी जूता उठाने की कोशिश की उसकी सजा इससे भी बदतर होगी। मिनिस्टर के इन लफ्जों ने टेल सेक्शन के सब लोगों के खून में आग लगा दी। सबके अंदर बदले की आग भड़कने लगी, लेकिन वो चाहकर भी उनसे पंगा नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस सेल के अंदर सबसे पुराने आदमी विलियम को भी ठीक ऐसी ही सजा दी गई थी जिसमें उन्होंने उसकी टांग काट दी थी। क्रिस किसी भी कीमत पर अब तक हुए हर जुल्म का हिसाब चुकाने की ठान लेता है, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी यहाँ कुत्ते की तरह गुजार नहीं सकते थे। उसने नोटिस किया था कि 4 सेकंड्स के लिए सारे दरवाजे एक साथ खुलते हैं, यानी उनके पास ट्रेन के 3 डब्बे पार करने के लिए सिर्फ 4 सेकंड्स का समय था। इसके बाद क्रिस कुछ ड्रम्स इकट्ठा करता है, जिसकी मदद से वो उन दरवाजों को बंद होने से रोकने वाले थे। क्रिस विलियम से कहता है, मुझे लगता है कि उन गार्ड्स की बंदूकों में गोलियां नहीं हैं, क्योंकि हमने सालों से उन्हें किसी पर गोली चलाते हुए नहीं देखा। विलियम पूछता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जिस पर विलियम ने उसे बताया कि 4 साल पहले जो विद्रोह हुआ था उसमें उनकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थीं और ट्रेन के अंदर नई गोलियां बनाने का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब गार्ड सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए खाली गन्स लेकर घूम रहे हैं। अगले दिन जब वो विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से वहां अलार्म बजने लगते हैं, क्योंकि गार्ड्स ने अपने आने की टाइमिंग बदल दी थी। उन सब ने फटाफट ड्रम्स को पीछे छुपा दिया और सामने आकर खड़े हो गए। जब गार्ड्स उनकी गिनती करने लगे, तभी कुछ लोग घुटनों के बल नीचे बैठने से मना कर देते हैं। वो उन गार्ड्स पर जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद गार्ड्स उन पर बंदूक तान देते हैं। क्रिस जानता था कि उनकी बंदूकें खाली है, लेकिन जब तक वो इसे साबित नहीं करता तब तक किसी में हिम्मत नहीं आती। जिसके बाद क्रिस दौड़कर एक गार्ड के पास जाता है और उसकी बंदूक अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबा देता है। ट्रिगर दबाते ही पता चल गया कि बंदूकें खाली हैं, जिसके बाद सब उन पर हमला कर देते हैं। दरवाजा खुलते ही सब लोगों ने पहले से छुपाया हुआ एक बड़ा ड्रम उठाया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। सब ने एक के बाद एक उन पर हल्ला बोल दिया, जिससे धीरे धीरे सब गार्ड्स वहीं पर ढेर होते गए। देखते ही देखते सब गरीब लोगों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक बहुत ही मोटा टकला गार्ड आ गया। वो उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। एक लोहे का हथौड़ा उसके हाथ लगते ही उसने सबको मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक पतला आदमी खड़ा हुआ। आज उसका बदला लेने का समय आ चुका था। वो दौड़ता हुआ सीधा उसके ऊपर छलांग लगा देता है, जिसके बाद उसने एक चाकू उठाया और सीधा उस आदमी के सीने में घुसा दिया। उसे मारकर वो उसकी चाबियां छीन लेते हैं और चाबियां हाथ लगते ही वो सब जेल सेक्शन तक पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने सबसे पहले स्टीफन चाओ को आजाद करके उसे सेल से बाहर निकाला, लेकिन वो आदमी सेल के अंदर पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर काफी देर तक उठाने के बाद भी जब वो आदमी नहीं उठा तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और क्रिस ने अपनी जेब से कुछ गोलियां बाहर निकाली। ये गोलियां कोई खाने की चीज नहीं थी, बल्कि ये क्रोनोल टेबलेट थी, जिसकी वजह से सब नशे में धुत पड़ जाते हैं। जैसे ही क्रिस ने वो गोलियां उसे सुघाई, उसे तुरंत होश आ गया। चाओ को उनकी भाषा नहीं आती थी, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता है। क्रिस ने उससे कहा,
अगर तुमने हमारी मदद की तो तुम्हें हर दरवाजा खोलने के बदले एक क्रोनोल गोली दी जाएगी। ये डील सुनते ही चाओ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी शर्त थी कि उसकी बेटी भी उनके साथ चलेगी। हम देखते हैं कि उसकी बेटी सोफिया भी क्रोनोल के नशे की आदी थी और दोनों बाप बेटी क्रोनोल के लिए कुछ भी कर सकते थे। चाओ जल्दी से अपने काम पर लग गया, जिसके बाद वो पहला दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही वो सबसे पहले किचन वाले सेल में पहुंचे, जहां कोई भी नहीं था। तभी उनके सामने एक ऐसी चीज आई जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी। खिड़की खोलते ही उनकी आंखें सूरज की रोशनी से चौंधियां जाती हैं। 17 साल बाद उन गरीब लोगों ने अपने सामने पहली बार रोशनी देखी थी। अपने सामने बाहर की दुनिया देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विलियम ने देखा कि हालात अभी वैसे ही थे। पूरी दुनिया इतने सालों बाद भी बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई थी। वो तुरंत अगले सेल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक आदमी मिला जो टेल सेक्शन के सभी लोगों के लिए वो काले रंग की प्रोटीन बार बनाता था। कभी वो भी टेल सेक्शन में रहा करता था, पर उन लोगों ने उसे वहां से उठाकर बावर्ची के काम पर लगा दिया था। क्रिस उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सालों से अकेले रहने की वजह से वो थोड़ा पागल हो चुका था। वहां ढेर सारे गर्मा गर्म प्रोटीन बार्स थे जिस पर वो एक साथ टूट पड़ते हैं, पर क्रिस जानना चाहता था कि आखिर ये बार्स बनते कैसे हैं। जैसे ही क्रिस ने झांक कर प्रोटीन बार को बनते देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो प्रोटीन बार गले सड़े कॉकरोचेस को पीस कर बनाई जा रही थी। अपने सामने ये मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो वो इतने सालों से चाव से खा रहे थे वो असल में गंदे कॉकरोचेस का पिसा हुआ कीमा था। ये देखते ही क्रिस उस आदमी को पकड़कर पीटने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसे भी खाने में यही प्रोटीन बार दी जा रही है, क्योंकि यहाँ की टिल्डा ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये प्रोटीन बार नहीं बनाई तो उसे जिंदा मार दिया जाएगा। वो ऐसा करने के लिए मजबूर था, इसलिए क्रिस उस पर रहम खाकर उसे छोड़ देता है और ये बात किसी को नहीं बताता। वो जानता था कि अगर ये सच सबको पता चल गया तो लोग लड़ने से पहले ही हार मान जाएंगे, इसलिए वो इस राज को अपने अंदर दबा लेता है। उन्हीं में से एक प्रोटीन बार में क्रिस को एक और मैसेज मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उस पर वाटर लिखा हुआ था। क्रिस ने जैसे ही वो संदेश उस बूढ़े आदमी को दिया, उसे तुरंत समझ आ गया कि अब उन्हें ट्रेन के वाटर सप्लाई सेक्शन तक पहुंचना होगा, जो इस ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर वो उस हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो वो सब फर्स्ट क्लास वालों का पानी बंद करके उनसे अपनी बात मनवा सकते थे और बिजनेस क्लास वाले सेल में अपनी जगह बना सकते थे। लेकिन ये काम सोचने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। चाओ अगले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर तार आपस में उलझे होने की वजह से थोड़ा समय लग रहा था। क्रिस उसकी बेटी सोफिया से पूछता है इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है, क्योंकि अब तक उसके सारे अंदाजे सही निकले थे। सोफिया ने जब ध्यान लगाकर पता करने की कोशिश की तो अचानक से उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। उसने तुरंत उन्हें दरवाजा खोलने से मना किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजा खुला, उनके सामने हथियारों से लैस गार्ड्स का पूरा झुंड पहले से ही तैयार खड़ा था। वो मछली को चीरकर दिखाते हैं कि अगर वो आगे बढ़े तो उनका भी यही हाल होगा, पर गरीब लोग नर्क की जिंदगी से अच्छा मरना पसंद करते, इसीलिए वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। बेचारे गरीब लोगों की तादाद बहुत कम थी, इसीलिए वो उनके आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और देखते ही देखते पूरा सेक्शन लाशों से भर जाता है। इसी दौरान एक गार्ड आया। उसने ऐलान किया कि ट्रेन कुछ ही देर बाद ब्रिज से गुजरने वाली है। जैसे ही ट्रेन ब्रिज पर चढ़ने लगी, सब गार्ड्स ने अचानक हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर साल ये ट्रेन पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर उस ब्रिज से गुजरती थी। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन के ठीक सामने बर्फ की एक विशाल चट्टान खड़ी थी, जिससे ट्रेन टकराने वाली थी। वो ट्रेन उस चट्टान को चीरते हुए ब्रिज से आगे निकल गई, पर उसके झटके की वजह से पूरा कंपार्टमेंट हिल जाता है। इसी बीच वो मैनेजर वहां आ जाती है। उसने आते ही सबसे कहा, तुम लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए। महान विलफोर्ड की वजह से तुम लोग अभी तक जिंदा हो। अगर वो ना होते तो तुम लोग आज कुत्ते की मौत मर चुके होते और उनके एहसान की कीमत तुम लोग गुंडागर्दी करके चुका रहे हो। दरअसल हैरिस विलफोर्ड वो शख्स है जिसने ट्रेन को इंसानियत का आखिरी ठिकाना बनाया, मगर बदले में उसने पूरी ट्रेन को एक नर्क में बदल दिया। उसने ट्रेन वाले टेल सेक्शन के लोगों की हालत कुत्ते से भी बदतर कर दी थी। टिल्डा अपने लोगों को उन्हें खत्म करने को कहती है, जिसके बाद उसके लोगों ने नाइट विजन ग्लासेस पहन लिए। उन्हें ये करता देख चाओ का सारा नशा एक झटके में गायब हो जाता है। वो बोला, तुम सब गरीब लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस लौट चलो। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि आगे एक लंबी टनल आने वाली थी, जिससे पूरी ट्रेन में कुछ मिनटों के लिए अंधेरा हो जाता। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही ट्रेन टनल में चली जाती है, जिसके बाद गार्ड ने टेल सेक्शन के एक एक आदमी को कसाई की तरह काटना शुरू कर दिया। सब बेचारे गरीब लोग उनका शिकार बनते जा रहे थे, जिसके बाद क्रिस इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज टेल सेक्शन के लोगों तक को सुनाई दे जाती है।
वो समझ गए कि उन्हें मदद की जरूरत है, जिसके बाद वो सब मशालें लेकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर आता देख गार्ड समझ गए कि अब उनकी खैर नहीं, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। रोशनी होते ही टेल सेक्शन के लोगों ने ऐसा खून खराबा मचाया कि उसे देख टिल्डा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी क्रिस का एक साथी उसके पैर पर चाकू मारकर उसे घायल कर देता है। क्रिस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी क्रिस के दोस्त जिमी को एक गार्ड ने पकड़ लिया। जिमी चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, लेकिन क्रिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे वहीं पर मरता छोड़कर सीधा उस मैनेजर की तरफ भाग पड़ा। उसने सोचा कि उसे पकड़कर वो अपने दोस्त को छुड़वा लेगा, लेकिन पीछे से उस गार्ड ने जिम्मी की पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। अपने सामने जिमी को मरता देखकर क्रिस अंदर से टूट जाता है। उसने तुरंत उस मैनेजर को पकड़ लिया और सबको कहा, अपने हथियार फेंक दो। इसी दौरान वो ट्रेन भी उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल जाती है। उन्होंने उस मिनिस्टर को कैदी बनाकर उससे सारी जानकारी उगलवाना शुरू कर दी। कर्टिस ने उससे पूछा, वो औरत जो तुझसे पहले आई थी, वो बच्चों को कहाँ लेकर गई है? लेकिन टिल्डा ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि सब बच्चे विलफोर्ड के साथ इंजन वाले सेक्शन में हैं। क्रिस ने पूछा, वाटर सप्लाई वाला सेक्शन कहाँ पर है? जिस पर उसने बताया कि वाटर सेक्शन भी इंजन रूम में है, क्योंकि जब ट्रेन चट्टान से टकराती है तब ट्रेन के अगले वाले हिस्से में बहुत सारी बर्फ इकट्ठी होकर पिघल जाती है और फिर वही सारा पानी साफ करके वीआईपी लोगों को दिया जाता है, और जो गंदा पानी होता है वो गरीब लोगों को दिया जाता है। ये सब सुनकर लूकस, जिसका उन्होंने हाथ तोड़ा था, उसे बुरी तरह मारने लगता है। पर टिल्डा कहती है, तुम चाहे जो भी कर लो, विलफोर्ड यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें ही उसके पास जाना होगा। इसके बाद सब रुक कर आराम करने लगते हैं। विलियम क्रिस से कहता है, आज तक इस ट्रेन में कितनी लड़ाइयां हुई, न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, पर कोई भी इतने आगे तक नहीं पहुंच पाया था। वो बोला, आगे चलकर तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा जिस पर W लिखा हुआ होगा। विलफोर्ड उसी के पीछे रहता है। जैसे ही तुम उससे मिलो, उसे बात करने का मौका मत देना, उसे खत्म कर देना। इसके बाद वो टिल्डा को अपने साथ लेकर आगे के डिब्बे में पहुंच गए, जहां आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये कोई ट्रेन का डिब्बा नहीं, बल्कि ये एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ हर तरफ हरियाली थी, छोटे छोटे बाग बगीचे थे जहां ताजा फल और सब्जियां उगी हुई थीं। ये देखते ही गरीब लोग बेचारे हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वो अगले सेक्शन में घुसे तो उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा एक्वेरियम था जिसमें मछलियां इधर उधर तैर रही थीं। आगे जाते ही उनके सामने एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उन्हें खाने के लिए खाना दिया गया और आखिरकार आज 18 सालों में पहली बार उन गरीब लोगों ने प्रोटीन बार्स की जगह सुशी खाई। मैनेजर कहती है, तुम सब बहुत लकी हो, क्योंकि ये साल में सिर्फ 2 बार ही मिलता है। खाना मिलते ही वो उस पर अंधों की तरह टूट पड़े। पर जैसे ही वो मैनेजर खाना खाने वाली थी, अचानक क्रिस ने उसके मुंह पर चम्मच दे मारी, क्योंकि उसे उनके साथ हुआ जुल्म याद था। तभी उसने वही काले रंग की प्रोटीन बार निकाली और कहा, तुम्हें इस खाने की जगह आज ये खाना होगा। उस बार को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि ये बार कॉकरोच को पीस कर बनाई गई है। लेकिन इस बार कर्टिस ने उसे मजबूर किया, इसलिए ना चाहते हुए भी मैनेजर को वो गंदी बार खानी ही पड़ी। ये उसका बदला था जो उन्होंने ट्रेन के गंदे टूटे हुए सेक्शन में झेला था। जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंचे, वहां उनके चारों तरफ हर किस्म का गोश्त था। वो सेक्शन पूरी तरह गोश्त से भरा पड़ा था, जो देख वो सब हैरान रह जाते हैं। अगला डिब्बा उन्हें एक स्कूल तक ले आता है जहां सब वीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। पर यह कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था। यहाँ पढ़ाई के नाम पर ब्रेन वॉशिंग हो रही थी। बच्चों के दिमाग में ट्रेन के आखिरी सेक्शन के लोगों के खिलाफ नफरत भरी जा रही थी। उन्हें सिखाया जा रहा था कि वो सब मुफ्त में इस ट्रेन में घुसे थे। इतना ही नहीं, उन्हें वीडियो दिखाकर टेल सेक्शन के लोगों को घटिया, गंदे और बेकार साबित किया जा रहा था। तभी नैन्सी आगे बढ़ी और अपने हाथ में अपने बेटे टिम्मी की तस्वीर लिए हुए सब बच्चों से अपने बेटे के बारे में पूछने लगी। एक बच्चे ने उसे बताया कि सब बच्चों को अगले वाले सेक्शन में ले जाया गया है। ये सुनते ही नैन्सी की उम्मीद जिंदा हो गई। इसी दौरान एक टकला आदमी क्लास के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक टोकरी थी जो पूरी तरह अंडों से भरी हुई थी। दरअसल ये सब अंडे नए साल की खुशी में बांटे जा रहे थे। वो टकला सब अंडे बारी बारी सब लोगों को बांट रहा था। टेल सेक्शन के लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से 18 साल पहले उन्होंने अंडे का नाम तक नहीं सुना था। वो टकला सब लोगों को अंडे देता जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उसकी बहुत बड़ी चाल है। अगले ही पल अचानक उस टकले ने टोकरी के अंदर हाथ डाला और अपनी मशीन गन बाहर निकालकर गरीब लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान क्लास की टीचर ने भी अपनी गन निकाली और सबको भूनना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा क्लासरूम लाशों के ढेर से भर गया। टीचर भी सबको मारती जा रही थी, लेकिन तभी एक आदमी ने चाकू सीधा उसकी गर्दन में दे मारा, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। जैसे ही क्रिस ने मुड़कर कैमरे की तरफ देखा तो वहां उन गार्ड्स का लीडर उसी बूढ़े आदमी विलियम को पकड़े हुए था।
उसने कैमरे में देखा और उस बूढ़े आदमी को गोलियों से भून दिया। ये देखते ही उसका गुस्सा अंदर से फूट पड़ा, जिसके बाद उसने तुरंत मशीन गन उठाई और बिना सोचे उस मैनेजर का वही काम तमाम कर दिया। अब वहां सिर्फ क्रिस, चाओ और सोफिया ही बचे थे और अब वो सीधे आगे इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं। वो आगे आगे सीधे अगले डिब्बे में घुसते जा रहे थे, जहां उनके सामने अस्पताल, दर्जी, ब्यूटी पार्लर और वो सारी सुख सुविधाएं थीं, जैसे ये ट्रेन नहीं बल्कि एक चलता फिरता लग्जरी शहर हो। एक कंपार्टमेंट में सब अमीर लोग पार्टी में धुत पड़े थे। स्टीफन अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब के क्रोनोल्स चोरी कर लेता है। क्रिस अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी ट्रेन की दूसरी तरफ से गार्ड्स का लीडर उन पर अंधाधुंध फायर करने लगा। आगे से क्रिस ने भी फायर किया, लेकिन गन छोटी होने की वजह से वो गोलियां ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थीं। चाओ पूछता है, आखिर तुम्हें विलफोर्ड तक पहुंचने की इतनी बेताबी क्यों है? जिस पर कर्टिस बोला, तुम मेरा हाल नहीं समझ सकते क्योंकि तुम कभी टेल सेक्शन में नहीं रहे हो। आज से 18 साल पहले जब हम अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में सवार हुए थे, तब बेशक विलफोर्ड ने हमें यहाँ आसरा दिया था, लेकिन अगले दिन उस कमीने ने अपने गार्ड्स भेजे जिन्होंने हमारे पास मौजूद खाना पानी सब कुछ छीन लिया और हमें जानवरों की तरह ट्रेन के पिछले हिस्से में कैद कर दिया। कुछ दिनों बाद भूख से बेहाल लोगों ने कमजोर लोगों को ही खाना शुरू कर दिया। तुम्हें पता नहीं, पर मुझे खुद से नफरत है क्योंकि मैं भी उन लोगों में से एक था जो जिंदा रहने के लिए इंसानों का ही मांस खा रहे थे। वहाँ एक औरत थी जिसने अपने बच्चे को हमसे छुपा कर रखा था, पर मैंने चाकू से उस औरत की हत्या करके उसके बच्चे को छीन लिया। मैं उस बच्चे की दावत उड़ाने ही वाला था कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और उसने मुझसे चाकू मांगा। हमें लगा कि वो खुद उस बच्चे को मारेगा, लेकिन उसने चाकू से अपना एक हाथ काट दिया और वो हाथ हमें देते हुए बोला, अगर तुम्हें भूख लगी है तो इसे खाओ, पर उस बच्चे को छोड़ दो। ये सुनकर सब लोगों ने अपने चाकू नीचे रख दिए। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं विलियम था और मैं और मेरे साथी जिस बच्चे को खाने वाले थे वो एजर था। मैंने ही एजर की माँ को मारा था और तब से लेकर आज तक मैं पछतावे में जी रहा हूँ। ये बताते हुए कर्टिस की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। चाओ कहता है, क्रिस, मैं दरवाजा खोलना तो चाहता हूँ, पर विलफोर्ड के केबिन का नहीं बल्कि बाहर का दरवाजा जो पिछले 18 सालों से सील्ड है, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ये सुनकर कर्टिस ने कहा, क्या तुम बाहर ठंड में जमकर मरना चाहते हो? इस पर चाओ बोला, तुम्हें पता है मैं पिछले 18 सालों से उस ब्रिज को देखता रहा हूँ। वहाँ नीचे एक क्रैश हुआ प्लेन है जो बर्फ में दबा है। मुझे हर बार उस प्लेन का पिछला हिस्सा हल्का सा नजर आता था, लेकिन इस बार मुझे प्लेन का आधे से ज्यादा हिस्सा नजर आ रहा था। इसका मतलब ये है कि वातावरण में बदलाव आ रहा है और बर्फ पिघल रही है। अगर हम गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाएं तो हम बर्फ में नहीं जमेंगे। पर क्रिस को लग रहा था कि नशे की वजह से उसका दिमाग फिर गया है। चाओ ने उन क्रोनोल गोलियों को आपस में जोड़ा और उसमें बत्ती लगाकर एक बम बना लिया, क्योंकि चाओ उससे ट्रेन के दरवाजे को उड़ाने वाला था। उनके पास माचिस की केवल एक ही तिली बची थी जो क्रिस के पास थी, पर क्रिस ने चाओ को वो देने से इनकार कर दिया। तभी अचानक विलफोर्ड के केबिन से एक औरत बाहर निकली और उसने चाओ को शूट कर दिया। ये वही औरत थी जो शुरुआत में टेल सेक्शन से 2 बच्चों को उठा ले गई थी। वो कहती है, हमारे महान विलफोर्ड तुम्हें यहाँ देखकर खुश हैं, उन्होंने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। ये कहकर वो औरत क्रिस को कैबिन में ले आई और फिर से दरवाजा बंद कर दिया। विलफोर्ड कहता है, मेरे क्रिस, मेरे बच्चे, तुम टेल सेक्शन से यहाँ तक पहुँचने वाले पहले आदमी हो। मैं तुमसे सच में काफी इम्प्रेस हुआ। क्रिस ने कहा, तुझे हम गरीब लोगों की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है। तू अमीर लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा है और गरीबों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा है। विलफोर्ड ने कहा, देखो क्रिस, इस ट्रेन में सबकी जगह पहले से ही तय थी और सच तो ये है कि हम सभी इस ट्रेन में कैद हैं। इस ट्रेन में रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि हम चाहकर भी सबको बराबर हक नहीं दे सकते। यहाँ खाना, पानी और आबादी पर कंट्रोल बनाए रखना जरूरी है, जिसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि हम आबादी को नियंत्रित कैसे रखते हैं? जिस तरह तुम्हारे लोग जंग के लिए तैयार होते हैं, उसी तरह हम भी फ्रंट सेक्शन से तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को तैयार करते हैं। तुम दोनों गुट आपस में लड़ते हो और इस तरह आबादी घट जाती है। पिछले 18 सालों से विलियम और मेरा ये प्लान अभी तक सही से चला आ रहा था, पर अब तुमने इसे फेल कर दिया। विलियम का नाम सुनकर क्रिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चला कि विलियम और वो दोनों पार्टनर्स थे, इसलिए उसने उसे कहा था कि अगर तुम विलफोर्ड से मिलो तो उसे तुरंत मार देना ताकि उसे कभी उसका सच पता ना चले। विलफोर्ड उसे ये भी बताता है कि जो संदेश तुम्हें मिलते थे वो मैं ही भेजता था। हर बार जब ट्रेन में आबादी बढ़ जाती थी तो मैं ही विलियम को विद्रोह करने के लिए संदेश भेजता था, जिसके बाद गिलियम उस संदेश के मुताबिक तुम लोगों में विद्रोह की आग भड़काता था।
विलियम और मेरे बीच एक समझौता हुआ था कि वो टेल सेक्शन के लोगों को कभी फ्रंट सेक्शन में पहुंचने नहीं देगा, लेकिन इस बार तुम अपनी जाबाजी से फ्रंट सेक्शन में घुसने में कामयाब हो गए हो और तुम्हारी वजह से फ्रंट सेक्शन को काफी नुकसान भी हुआ है, इसलिए इसकी कीमत विलियम को मरकर चुकानी पड़ी। विलफोर्ड ने उससे कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी जगह इस ट्रेन को संभाले। विलियम ने मुझे बताया था कि तुम बहुत होशियार और हिम्मत वाले हो और मैंने तो ये देख भी लिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह इस ट्रेन को संभालो। ये सुनकर क्रिस सोच में पड़ गया। इसी दौरान दूसरी ओर उन नशेड़ी अमीर लोगों ने चाओ और सोफिया पर हमला कर दिया था। एक तरफ जहाँ चाओ उनसे लड़ने में लगा था, जबकि सोफिया विलफोर्ड के चैम्बर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो क्रिस से माचिस लेकर ट्रेन का दरवाजा उड़ा सके। एक औरत बंदूक लेकर बाहर आई, पर दरवाजे के पीछे छुपी सोफिया ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सोफिया क्रिस से माचिस लेने गई, पर तब तक क्रिस विलफोर्ड की बातों में आकर ट्रेन की जिम्मेदारी संभालने को राजी हो चुका था। वो सोफिया को खुद से दूर कर देता है, पर तभी सोफिया को जमीन के नीचे कुछ दिखाई दिया। उसने जैसे ही नीचे लगी टाइल्स को हटाया, उन दोनों के होश उड़ गए। वहाँ एक बच्चा था जो समय समय पर इंजन के गियर्स चेंज कर रहा था ताकि ये ट्रेन इसी तरह चलती रहे। ये वही बच्चा था जिसे शुरुआत में वो औरत उठाकर लाई थी। विलफोर्ड ने क्रिस से कहा, दरअसल इस ट्रेन को पुर्जों की जरूरत पड़ती है और हम यहाँ नए पुर्जे तो बना नहीं सकते। शुक्र है तुम टेल सेक्शन वालों का जो बच्चे पैदा करने में कमी नहीं करते, क्योंकि इस छोटी सी जगह में सिर्फ बच्चे ही घुस पाते हैं, इसलिए हमें यहाँ बच्चों की जरूरत पड़ती है। क्रिस उसके झांसे में आ ही गया था, पर विलफोर्ड की ये दरिंदगी देख क्रिस को इतना गुस्सा आया कि उसने विलफोर्ड को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उसने सोफिया को माचिस दिया और चलती मशीन के बीच अपना हाथ डालकर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया, पर इस कोशिश में क्रिस का बाजू कटकर उसके शरीर से अलग हो जाता है। वहीं दूसरी ओर योना ने बॉम्ब में आग लगा दी और उस बच्चे को पकड़कर विलफोर्ड के कैबिन में छुप गई। धमाके से पहले चाओ कैबिन का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, पर दरवाजे का स्विच खराब हो गया था, जिसके बाद उस धमाके से बचने के लिए क्रिस और चाओ ने बच्चों को पकड़कर उन्हें अच्छे से कवर कर लिया। जैसी ही चिंगारी क्रोनोल तक पहुंची, ट्रेन में एक जोरदार धमाका होता है जिससे ट्रेन के दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। इतने बड़े धमाके के बावजूद ट्रेन का इंजन अब भी सही सलामत था और ट्रेन अब भी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, पर उस धमाके की वजह से आसपास की बर्फ फिसलकर नीचे गिरने लगती है। जैसे ही बर्फ का एवलांच ट्रेन से टकराया, ट्रेन बेकाबू होकर पटरी से उतर गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का अगला हिस्सा सीधे टनल में घुसकर पूरी तरह तबाह हो गया, जबकि पीछे का हिस्सा हजारों फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में ट्रेन में मौजूद सारे लोगों की मौत हो जाती है, पर खुशकिस्मती से क्रिस और चाओ की कुर्बानी बर्बाद नहीं जाती। सोफिया और वो छोटा बच्चा सही सलामत बच गए। इतने बड़े हादसे में उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो दोनों गर्म कपड़े पहनकर ट्रेन से बाहर निकले और बाहर आते ही सोफिया को वहां एक पोलर बेयर नजर आया जो बर्फ में मस्तमौला घूम रहा था। उस पोलर बेयर का वहां होना इस बात का सबूत था कि अब फिर से धरती पर जीवन पनपने लगा था। सोफिया उस बच्चे के साथ एक नए घर की तलाश में आगे बढ़ गई और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।